हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एमसीए ग्रुप ऑफ स्कूल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं विपिन शर्मा, केमिस्ट्री लेक्चरर, जीएस एंड इंटर कॉलेज। आज हम लोग हाई स्कूल के पहले चैप्टर, साइंस के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरणें, जिसे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो इस चैप्टर के टॉपिक समझ लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें यहाँ पर कवर करने हैं। इसमें पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रासायनिक अभिक्रिया, सेकेंड टॉपिक रासायनिक समीकरण, थर्ड टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और यहाँ पर मैंने प्रकार की लिख रखे हैं। जैसे पहला प्रकार है योगात्मक अभिक्रियाएं, दूसरा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, तीसरा वियोजन अभिक्रियाएं, चौथा अपघटन अभिक्रियाएं। इनमें भी कई प्रकार होते हैं जो कि पढ़ाते समय आपको बता दिया जाएगा। और इसका एक लास्ट टॉपिक है विकृत दंडता, इसे भी यहीं पर कवर कर लेंगे, जिससे अपना ये पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो इसमें ये होता है जब एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ, अभिक्रिया में एक पदार्थ भी हो सकता है और एक से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं, किसी विशेष परिस्थिति में भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ में बदल जाते हैं, तो इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ किसी विशेष परिस्थिति में भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ में बदल जाते हैं, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब अम्ल में क्षार मिलाते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। जब अम्ल में कोई भी अम्ल हो, क्षार मिलाते हैं, कोई भी क्षार मिलाते हैं, तो लवण और जल बनता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं अम्ल और क्षार की क्रिया से नए पदार्थ लवण और जल का क्या हो गया, निर्माण। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया में या रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं, उन पदार्थों को कहते हैं अभिकारक। जैसे ये दोनों पदार्थ हैं, ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इन्हें कहेंगे अभिकारक। इसे कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो पदार्थ बनते हैं उन पदार्थों को कहते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट्स। थोड़ा और समझ लेते हैं इसे। अम्ल क्षार की क्रिया से लवण और जल बन जाता है। तो यहाँ पर अम्ल और क्षार को आपस में मिलाने पे नए पदार्थ लवण और जल बने, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा और समझ लेते हैं कि ये जो अम्ल और क्षार होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। अम्ल भी कई प्रकार के होते हैं, क्षार भी कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर अम्ल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम अम्ल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया अगर हम कराएं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से, सोडियम हाइड्रोक्साइड इस क्षार से अगर कराएं, तो यहाँ पर इन दोनों की क्रिया से एक तो बनेगा सोडियम क्लोराइड और प्लस बन जाएगा जल। तो ये हो गया लवण और ये हो गया जल। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम समझ लेते हैं रासायनिक समीकरण, कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, जब इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले पदार्थों को अणुसूत्र और प्रतीकों के रूप में लिख देते हैं, तो जो समीकरण ये मतलब जो ये रासायनिक अभिक्रिया चेंज हो जाती है, तो रासायनिक समीकरण का क्या होता है, निर्माण। जैसे यहाँ पर देखिए, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को प्रतीक के रूप में लिखा जाएगा HCl। इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रतीक के रूप में लिखा जाएगा NaOH। अब इन दोनों की क्रिया जब होगी
तो बनता क्या है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को लिखा जाएगा NaCl और जल को क्या लिखा जाएगा H2। तो ये रासायनिक जो अक्रिया है वो अब रासायनिक समीकरण में चेंज हो गई। पूरी रसायन विज्ञान में रासायनिक अक्रिया को, वैसे तो रासायनिक अक्रिया यही होती है इस तरीके से लिखना, पदार्थों को नाम के रूप में लिख देना, रासायनिक अक्रिया होती है। लेकिन रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में रासायनिक अक्रिया को प्रायः रासायनिक समीकरण के रूप में ही लिखते हैं, क्योंकि इसको लिखने में कम समय लगता है और परमाणुओं और अणुओं का भी बोध हो जाता है कि कितने परमाणु या कितने अणु क्रिया में भाग ले रहे हैं। तो इस तरीके से रासायनिक समीकरण का निर्माण होता है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रासायनिक अक्रियाओं के प्रकार। तो ये जो रासायनिक अक्रियाओं के प्रकार हैं, इसमें भी ये रासायनिक अक्रिया वैसे तो कई प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर अपने लोगों को केवल इनके 4 प्रकार ही पढ़ने हैं, योगात्मक, प्रतिस्थापन, वियोजन और अपघटन। जिसमें इसका पहला प्रकार योगात्मक अक्रिया के बारे में समझ लेते हैं कि ये है योगात्मक अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन रिएक्शंस। अब इसमें क्या होता है, नाम से क्लियर है, योगात्मक अक्रियाएं यानी वे अक्रियाएं जिनमें क्या हो योग हो, जिनमें योग हो। तो इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु, 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु आपस में जुड़कर, आपस में मिलकर केवल एक प्रकार के पदार्थ के अणुओं का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अक्रियाओं को योगात्मक अक्रियाएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एथिलीन गैस की जब हाइड्रोजन गैस से अक्रिया होती है, एथिलीन गैस है हाइड्रोजन गैस, और इसमें उपस्थिति रहती है निकिल उत्प्रेरक की, और इसका जो ताप होता है वो 300 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर एथिलीन की जब हाइड्रोजन गैस से अक्रिया होती है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो ये एथिलीन गैस हाइड्रोजन गैस को अवशोषित कर लेती है और अवशोषित करके एथेन गैस का निर्माण करती है। तो यहाँ पर आप पाते हैं, देखिए शुरुआत में जो अभिकारक हैं वो कै प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, और उत्पाद आपका केवल 1 प्रकार का बना। तो इस अक्रिया को क्या कहेंगे, ये एक योगात्मक अक्रिया है। इसी प्रकार से इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रतिस्थापन अक्रिया। इसमें एक एग्जाम्पल और भी समझ सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, इन दोनों गैसों की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब अक्रिया होती है, सूर्य के प्रकाश को hν से व्यक्त करते हैं, ये h है और ये ν है, ये प्लांक स्थिरांक होता है और ये फोटॉन की आवृत्ति होती है। तो इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं सूर्य के प्रकाश को। अगर ऐसे ना लिखना चाहे तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी लिख सकते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस की अक्रिया होती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है HCl, और यहाँ पर भी इसके कितने अणु बनते हैं 2। तो यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि अणु कितने बने, जैसे इस अक्रिया में अणु कितना बना 1 और इस अक्रिया में अणु कितना बने 2। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान नहीं देना, यहाँ पर ये ध्यान देना कि पदार्थ एक ही बना, अणु 2 बने वो अलग बात है। तो योगात्मक क्रियाओं में इधर आपके पदार्थ के अणुओं की संख्या कितनी हो सकती है, लेकिन पदार्थ आपका एक ही रहेगा। तो ये योगात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट जो अपनी क्रियाएं हैं वो है प्रतिस्थापन क्रियाएं। इसमें समझ लेते हैं प्रतिस्थापन क्रियाओं को। इन्हें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। नाम से क्लियर है। प्रतिस्थापन अक्रिया यानी इन अक्रियाओं में किसी परमाणु का अणुओं की अक्रिया होती है, परमाणु का विस्थापन हो जाता है। तो ऐसी अक्रियाओं को प्रतिस्थापन अक्रियाएं कहते हैं। जैसे समझ लेते हैं, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन लोहा मिलाते हैं, लोहे की छड़ डालते हैं, तो इसमें क्या होता है, छड़ में जो आयरन के परमाणु होते हैं वो कॉपर सल्फेट के विलयन में से जो कॉपर के आयन होते हैं उन्हें क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, और वो भी परमाणु के रूप में, और यहाँ पर बनता है FeSO4 + Cu। तो ये एक प्रतिस्थापन क्रिया है, क्योंकि इसमें अक्रिया में Fe ने, आयरन ने
कॉपर सल्फेट विलयन के यू यानी कॉपर को क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है। तो ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसे विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है एकल विस्थापन अभिक्रियाएं और दूसरी होती है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। पहली होती है एकल विस्थापन, दूसरी द्विविस्थापन। ये जो अभिक्रिया आपको दिखाई गई है इस समय प्रतिस्थापन का जो उदाहरण लिया है ये आपकी एकल विस्थापन अभिक्रिया ही है, क्योंकि इस अभिक्रिया में एक परमाणु पदार्थ के दूसरे परमाणु को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। तो यहाँ पर विस्थापित करने वाला परमाणु कितना होगा, एक। एकल विस्थापन में इसका एक उदाहरण और भी ले सकते हैं अपने लोग, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है और सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर जिंक प्रवाहित करें, जिंक, तो ये जो Zn होता है सल्फ्यूरिक अम्ल में से H2 को हटा देता है और ZnSO4 बनाता है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। तो ये भी एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या आपका परमाणु कितना है, एक परमाणु है जिसने सल्फ्यूरिक अम्ल में से हाइड्रोजन गैस को क्या कर दिया, विस्थापित। अब द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं इसको भी समझ लेते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में आयनों की अदला बदली हो जाती है। जो पदार्थ होते हैं तो पदार्थों में जो आयन उपस्थित होते हैं उनकी अदला बदली हो जाती है। जैसे इससे समझ लेते हैं, पहला उदाहरण इसका है जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन में पोटेशियम क्लोराइड का विलयन मिलाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है और ये पोटेशियम क्लोराइड का विलयन है, मिलाते हैं तो क्या होता है, इस पोटेशियम क्लोराइड का ये जो क्लोराइड आयन है वो सिल्वर नाइट्रेट विलयन के नाइट्रेट आयन को विस्थापित कर देता है और इसकी जगह स्वयं लग जाता है। यानी यहाँ पर रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है, एक तो बनता है AgCl, ये जो Cl है यहाँ से NO3 माइनस को हटा देता है और स्वयं लग जाता है। इसके बाद में K और NO3 आपस में जुड़ जाते हैं और ये NO3 बनता है। यहाँ पर ये जो AgCl है ये सिल्वर क्लोराइड और इसका ये क्या बनता है, अपक्षेप बनता है। यहाँ पर एक और क्रिया है इसी प्रकार की, जैसे बेरियम क्लोराइड के विलयन में जब सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाते हैं तो क्या होता है, ये जो सल्फेट आयन है ये सल्फेट आयन यहाँ से दोनों क्लोराइड आयन को हटा देता है। किस तरीके से, आपको पता है क्लोराइड आयन के ऊपर एक ऋणावेश होता है और सल्फेट आयन के ऊपर कितने ऋणावेश होते हैं, दो। तो यहाँ पर चूंकि दो क्लोराइड आयन है तो एक सल्फेट आयन दो क्लोराइड आयन को हटा देता है और यहाँ पर जो बनता है वो ये बनता है बेरियम सल्फेट का, तो बन जाता है अपक्षेप, क्योंकि इसने यहाँ से Cl2 को हटा दिया और दोनों Cl और दोनों आयन आपस में क्रिया करके 2NaCl बनाते हैं। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में दो पदार्थ होते हैं, दो आयनिक यौगिक होते हैं और दोनों आयनिक यौगिकों के बीच में आयनों की अदला बदली हो जाती है और इससे इस अभिक्रिया में प्रायः एक अपक्षेप अवश्य बनता है। ये देखिए यहाँ पर AgCl का अपक्षेप बना और यहाँ BaSO4 का अपक्षेप बना। तो इसलिए ये जो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, प्रतिस्थापन का जो दूसरा प्रकार है, इन द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रियाएं भी कहते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वियोजन अभिक्रियाएं। तो वियोजन अभिक्रियाओं को समझ लेते हैं। वियोजन वियोजन अभिक्रियाओं को डिसोसिएशन रिएक्शंस कहते हैं। इन वियोजन अभिक्रियाओं में क्या होता है, जब कोई पदार्थ किसी विशेष परिस्थिति में, जब कोई पदार्थ किसी विशेष परिस्थिति में दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है और उस परिस्थिति के हटने पर ये सरल अणु पुनः आपस में जुड़कर मूल पदार्थ बना लेते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे इसका पहला उदाहरण समझ लेते हैं, ये अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, इसे नौसादर भी कहते हैं। जब NH4Cl को गर्म करते हैं, नौसादर को गर्म करते हैं, तो ये अमोनिया गैस में और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में टूट जाता है। यानी ये दो सरल अणुओं में टूट जाता है और जब इन दोनों गैसों
ठंडा कर देते हैं तो ये दोनों गैसें आपस में मिलकर पुनः NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कर लेती हैं। तो ये एक कैसी क्रिया भाई, वियोजन क्रिया। वियोजन क्रिया में ध्यान रखना है, एक पदार्थ होगा, उस पदार्थ को गर्म करने पर या कोई और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, या कह सकते हैं कि विशेष परिस्थिति में कोई पदार्थ विशेष परिस्थिति में दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में, सरल अणुओं में टूट जाएगा और विशेष परिस्थिति के हटने पर वो सरल अणु आपस में जुड़कर पुनः मूल पदार्थ का निर्माण कर लेंगे। तो ऐसी क्रियाओं को वियोजन क्रियाएं कहते हैं। जैसे नौसागर को गर्म करने पर ये अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में टूट जाता है, इसे वियोजित होना भी कह सकते हैं। और जब इन दोनों गैसों को ठंडा करते हैं तो ये पुनः आपस में जुड़कर NH4Cl का निर्माण कर लेती हैं। इसी प्रकार का एक दूसरा एग्जाम्पल है, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन गैस में। और जब इन दोनों को ठंडा कर देते हैं तो ये पुनः जुड़कर PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का निर्माण कर लेते हैं। अब ये जो वियोजन क्रियाएं होती हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है ऊष्मीय या तापीय वियोजन और दूसरी होती है वैद्युत अपघटनी वियोजन। तो ऊष्मीय या तापीय वियोजन तो यही वाला है जो मैंने आपको भी समझाया, क्योंकि इसमें क्या है, ऊष्मा के प्रभाव से पदार्थ ऊष्मा के प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है और ये सरल अणुओं को जब ठंडा करते हैं तो पुनः उसी पदार्थ का निर्माण, मूल पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो ये तो ऊष्मीय वियोजन या तापीय वियोजन कहलाता है, जो कि आपको दर्शाया गया है। जबकि दूसरा जो आपका है वैद्युत अपघटनी वियोजन, इसमें क्या होता है, वैद्युत अपघटनी वियोजन में क्या होता है, जब कोई आयनिक यौगिक जैसे NaCl है, इस आयनिक यौगिक को जब जल में घोलते हैं, कोई भी आयनिक यौगिक को जल में घोलने पर ये जो यौगिक होता है अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे इसका आयन क्या है Na+ और प्लस Cl-, इस तरीके से ये टूट जाता है। और टूटने के बाद जब ये आयन बनते हैं, कुछ देर के बाद कुछ आयन आपस में क्रिया करके पुनः NaCl बना लेते हैं। इसके बाद में NaCl पुनः टूट जाता है। तो यह क्रिया लगातार उस विलयन में चलती रहती है। तो इसे कहते हैं वैद्युत अपघटनी वियोजन। इसका एक उदाहरण और है, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब जल में घोलते हैं तो ये टूट जाता है H+ में और Cl- में। इसके बाद में ये आयन पुनः जुड़कर और HCl का निर्माण करते हैं और ये क्रिया विलयन में लगातार चलती रहती है। तो ऐसी क्रियाओं को वैद्युत अपघटनी वियोजन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अपघटन क्रियाओं की। चौथा टॉपिक अपना, चौथी क्रियाएं हैं अपघटन अभिक्रियाएं। इनको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। वियोजन क्रियाएं और अपघटन क्रियाएं दोनों में बहुत ही कम अंतर है। वियोजन क्रियाओं में क्या था कि कोई पदार्थ विशेष परिस्थिति में दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट गया था और परिस्थिति के हटने पर पुनः उसी पदार्थ का निर्माण हो गया था, तो वियोजन क्रिया। इसमें अपघटन में क्या होता है, अपघटन में पदार्थ विशेष परिस्थिति में दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में तो टूटता है, लेकिन विशेष परिस्थिति के हटने पर पुनः मूल पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो वे क्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ किसी विशेष परिस्थिति में दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में, सरल अणुओं में टूट जाता है, लेकिन परिस्थिति के हटने पर पुनः मूल पदार्थ का निर्माण नहीं होता, तो ऐसी अपक्रियाओं को अपघटन अपक्रियाएं कहते हैं। और ये जो अपघटन अपक्रियाएं हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ऊष्मीय या तापीय अपघटन और दूसरी होती है वैद्युत अपघटन। अब ऊष्मीय या तापीय अपघटन क्या है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर भी कहते हैं इसे सामान्य भाषा में, और जब इसे गर्म करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 गैस में टूट जाता है, लेकिन इन दोनों को ठंडा करने पर पुनः कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपकी तापीय अपघटन है या ऊष्मीय अपघटन है। तो ये
ऊष्मीय वियोजन का प्रकार है, इसे तापीय वियोजन भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल जो है, जैसे पोटेशियम क्लोरेट होता है, पोटेशियम क्लोरेट, और पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं तो ये पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है, लेकिन इनको ठंडा करने पर पुनः पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण नहीं होता है। तो ये भी एक प्रकार की ऊष्मीय वियोजन या तापीय वियोजन अपक्रिया है। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है अपना, इसी में अपघटन अपक्रिया का जो दूसरा प्रकार है, ये बताया था कि ये दो प्रकार की होती है अपघटन अपक्रियाएं, पहली ऊष्मीय तापीय वियोजन, तापीय अपघटन, और अगली जो है इसका नेक्स्ट प्रकार है वो है वैद्युत अपघटन। तो वैद्युत अपघटन में क्या होता है, वैद्युत अपघटन में कोई आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक को जल में घोलने पर उसका जो विलयन तैयार होता है, जब उस विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो आयनिक यौगिक होता है वो दो प्रकार के पदार्थों में टूट जाता है, बदल जाता है, लेकिन वैद्युत धारा का प्रवाह रोकने पर वे दोनों पदार्थ पुनः मूल पदार्थ का निर्माण नहीं करते हैं। तो ऐसी अपक्रिया को वैद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब सोडियम क्लोराइड, इसे साधारण नमक कहते हैं, इसको जल में घोलकर वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इसको जल में घोलकर इसका क्या बनाते हैं, विलयन, और विलयन में क्या प्रवाहित करते हैं, वैद्युत धारा। जब वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं इसके विलयन में तो सोडियम प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। क्योंकि यहाँ पर Cl2 क्लोरीन गैस के लिए Cl2, तो इसके कितने अणु लेने पड़ते हैं, दो, रिएक्शन बैलेंस, और यहाँ पर दो। तो ये एक वैद्युत अपघटन अपक्रिया है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर वह सोडियम और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब जल में थोड़ा सा अम्ल मिला लेते हैं, इसलिए मिलाते हैं, अम्ल या क्षार थोड़ा सा इसलिए मिलाते हैं ताकि इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो सके। शुद्ध जल में वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। थोड़ा सा अम्ल या क्षार मिलाकर इस जल में, इस अम्लीय या क्षारीय जल में जब वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये अपने अवयवों में टूट जाता है जल। इसका अवयव क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए चूंकि यहाँ पर O2 है तो यहाँ पर भी O कितने चाहिए, दो, तो इसीलिए ये दो अणु लेते हैं इसके, तो O2 बन जाता है, और फिर H कितने हैं, 4, तो 2H2 बनता है। तो ये भी क्या है भाई, वैद्युत अपघटन है। तो अब अपना जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है विकृत गंधता। इसको भी समझ लेते हैं कि ये विकृत गंधता क्या होती है। विकृत गंधता, इसको रेंसिडिटी बोलते हैं, रेंसिडिटी। इसमें क्या होता है, जब तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक खुला रख देते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित वायु की ऑक्सीजन द्वारा इसमें उपस्थित तेल, पदार्थ में उपस्थित तेल और वसा का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ में अनेक प्रकार के अम्लों का निर्माण होता है, और इससे जो खाद्य पदार्थ होता है उस खाद्य पदार्थ से दुर्गंध आने लगती है और उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। तो इसे ही कहते हैं विकृत गंधता। विकृत गंधता एक बार फिर समझ लेते हैं, जिन खाद्य पदार्थों में तेल और वसा का इस्तेमाल होता है या तेल और वसा उपस्थित होता है, उन खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक खुला रखने पर वायुमंडल में उपस्थित वायु की ऑक्सीजन द्वारा खाद्य पदार्थ के तेल और वसा का ऑक्सीकरण हो जाता है, और इस ऑक्सीकरण से, तेल और वसा के ऑक्सीकरण से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ के अंदर अम्लों का निर्माण हो जाता है, और इन अम्लों के निर्माण से उस खाद्य पदार्थ में से दुर्गंध आने लगती है और उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। इस क्रिया को ही विकृत गंधता कहते हैं। इसके लिए इसके एक एग्जाम्पल है, जैसे मार्केट में जितने भी खाद्य पदार्थ रेडीमेड आते हैं, रेडीमेड जैसे चिप्स, कुरकुरे, इनके जो पैकेट्स आते हैं, आपने देखा होगा उन पैकेट्स में एक मतलब पैकेट के अंदर पदार्थ भरा होता है, चिप्स या कुरकुरे, नमकीन ये भरा होता है, और साथ ही गैस भरी होती है।
जब उस पैकेट को खोलते हैं तो आपने देखा होगा गैस निकलती है, और वो गैस होती है नाइट्रोजन गैस। क्यों भरते हैं, इसका यही कारण है ताकि वे पदार्थ विकृत गंधता से बच जाए। होता क्या है, जब पैकेट भरते हैं उस समय खाद्य पदार्थ को भरते समय पैकेट के अंदर से वायु को निकालकर उसके खाली स्थान में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। ये नाइट्रोजन गैस जो होती है ये खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल और वसा का ऑक्सीकरण नहीं होने देती है, जिससे खाद्य पदार्थ विकृत गंधता से बच जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।